हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लास 12 फॉर सीबीएसई एंड क्लास 11 फॉर एमपी बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ अवर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ ईव का मतलब क्या होता है? इवनिंग, मतलब आज़ादी की शाम को हमारे इंडियन इकोनॉमी के हालात कैसे थे, ये हम कवर करेंगे आज के इस चैप्टर में। तो इंडियन इकोनॉमी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी, या उनके तीन पिलर्स हुआ करते थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पिलर वॉज एग्रीकल्चर, सेकेंड पिलर वॉज इंडस्ट्री एंड थर्ड पिलर वॉज फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब उस टाइम पर हम जितना भी पैसा कमाया करते थे वो सब इन्हीं पिलर से आया करता था। तो मेजॉरिटी ऑफ पैसा या तो एग्रीकल्चर से आता था, फिर कुछ इंडस्ट्री से आता था और कुछ फॉरेन ट्रेड से आता था। तो हम कंपेयर करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इन तीनों पिलर्स के हालात कैसे हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनके हालात अब कैसे हो चुके थे। ओके, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर में सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस हुआ करते थे। सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस ऐसे गांव होते हैं जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उस गांव में रह रहे लोगों को खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसी गांव में ही बन जाता था। उन्हें किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था उन सामान के लिए। उसे हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस। यहाँ पर सारे फार्मर्स के पास अपनी खुद की ज़मीनें हुआ करती थी, तो उनको किसी और की ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद अब हालात क्या थे? अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट, जमींदार एंड पीसेंट, मतलब छोटे गरीब फार्मर्स। नाउ इस सिस्टम में ऐसा हुआ करता था कि सरकार के पास जो भी जमीनें हैं वो उसे बांट देती थी अमंग द जमींदार। तो अगर मैं सरकार हूँ तो मेरे पास जो भी जमीन है, इस देश की पूरी जमीन को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और मैं उसे बांट दूंगी जमींदार, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बांट दिया और इसके बदले जमींदार को हर साल एक फिक्स्ड रेंट देना पड़ता था टू द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपीज। तो सरकार के पास जो जमीनें थी उन्होंने जमींदार को दे दी एट द फिक्स्ड रेंट ऑफ 3000 रुपीज पर एनम, फॉर एग्जाम्पल। ना इसके बदले जमींदार अब क्या करेंगे? जमींदार उस जमीन पे पीजेंट को हायर करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, और जो भी प्रोडक्शन पीजेंट करेंगे उसका जितना चाहे उतना अमाउंट जमींदार अपने पास रख सकता है। तो वो जमीन जो जमींदार के पास है उस पर काम कौन करेगा? पीजेंट। ना पीजेंट जो भी उसमें सामान प्रोड्यूस करेगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा पीजेंट को दिया जाएगा, बाकी सारा हिस्सा जमींदार रख लिया करते थे। तो समटाइम्स ये 80 से 85% का सारा प्रोडक्शन जमींदार खुद अपने पास ही रख लेते थे और पीजेंट को मिलता था बहुत कम। तो ये हिस्सा ये हुआ था एग्रीकल्चर में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ या आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडस्ट्री के क्या हालात थे? तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस थे। और वर्ल्ड वाइड फेमस का मतलब है कि वहाँ के राजा महाराजा तक हमारे सामान को यूज किया करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट मतलब हम जो हाथ से यहाँ पे सामान बनाते हैं, लाइक हमने कोई शॉल बनाई या हमने कोई भी टॉयज बनाए या हमने कुछ भी चीजें बनाई, तो ये सारे जो हम हाथ से चीजें बनाते थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे फेमस थे। तो बहुत सारी कंट्रीज में हमारा सामान बिकने के लिए जाता था और वहाँ की आम जनता तो ठीक ही है, पर वहाँ के राजा महाराजा तक बहुत प्राउड फील किया करते थे क्योंकि वो हमारे यहाँ के इंडियन इम्पोर्टेड सामान को वो यूज कर रहे थे। ओके, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सारे हैंडीक्राफ्ट डिके हो गए थे। और डिके होने का रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इन सारे हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी और इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी थी। ना इससे क्या फर्क पड़ता है? सी, जब आप हमारे यहाँ पे बने हुए सामान या हमारे यहाँ पे बने हुए हैंडीक्राफ्ट को बाहर बेचने जाते हो तो मतलब आप उसे एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटीज को बढ़ा दिया था। मतलब अगर आपने वो सामान यहाँ पे 100 रुपए का बनाया है तो उस पर अब जो ड्यूटी है वो 60 रुपए की लग जाएगी। तो अल्टीमेटली जब वो सामान बाहर बिकने के लिए जाएगा तो वो 160 का बिकेगा, मतलब वो सामान महंगा होकर बाहर बिकेगा। और जब कोई सामान आपका महंगा हो जाता है तो वो बाहर उसके बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक हमारे इंडिया में चाइना के सामान बहुत बिकते हैं, उसका एक ही रीजन है कि वो सस्ता मिलता है। अगर चाइना के बने हुए सामान भी यहाँ पे महंगे हो जाएं तो वो भी बिकना बंद हो जाएंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो पहले भले ही कितना बिका करते थे, पर अब महंगे होने के बाद उनकी जो डिमांड थी दूसरी कंट्रीज में वो गिर गई, मतलब अब वो हैंडीक्राफ्ट बिकना बंद हो गए। इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री होने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स
या ब्रिटेन से कोई सामान बनकर हमारे इंडिया में आएगा तो मतलब ये इम्पोर्ट हो रहा है, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब अगर वो सामान वहाँ पे 100 का बना था तो यहाँ पर वो 100 का ही बिकेगा, इसमें कोई ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी। मतलब ब्रिटेन का बना हुआ सामान हमारे इंडिया में सस्ते में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो हमारा सामान वहाँ बिक नहीं पा रहा है, ऊपर से आपका सामान यहाँ पे आप लाकर सस्ते में बेच रहे हो तो यहाँ पर भी हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो कुल मिला के हमारे हैंडीक्राफ्ट अब डिके हो रहे थे। ओके, लास्ट जो पिलर था वो था फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स के आने से पहले फॉरेन ट्रेड कैसा था? मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड हुआ करता था। ना मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड किया करती थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इंडिया है तो इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ, या फिर यहाँ पर हमारे यूएसए के साथ, यूके के साथ, मेसोपोटामिया मतलब ईरान इराक के साथ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड होता होता था। मतलब हमारा ट्रेड कैसा था? मल्टी डायरेक्शनल था। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने इस ट्रेड को क्या बना दिया था? यूनि डायरेक्शनल। मतलब इंडिया अब अगर ट्रेड करेगा तो मोस्टली या 50% से ज्यादा ट्रेड अब सिर्फ ब्रिटेन के साथ करेगा। मतलब अब वो चाइना को सामान नहीं बेचेगा, ना ही उसे खरीदेगा, यूएसए से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मेसोपोटामिया मतलब ईरान इराक से भी नहीं करेगा। जो भी सामान बेचेगा वो ब्रिटेन को बेचेगा, जो भी सामान खरीदेगा वो ब्रिटेन से खरीदेगा। मतलब ट्रेड कैसा हो गया था? यूनि डायरेक्शनल। पहले हम जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें मेजरली हमारे कॉटन या सिल्क के कपड़े आते थे। जो हम इम्पोर्ट करते थे वो महंगी चीजें जैसे गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, ऐसी कीमती जवाहरात या फिर सोने हम बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे, बेचते थे कॉटन और सिल्क के कपड़े। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद अब हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश गुड को इम्पोर्ट करते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में डिटेल्स हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सी, हमारी इकोनॉमी अगर 3 पिलर्स में डिपेंडेंट थी तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि तीनों पिलर्स की क्या खासियत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तीनों पिलर्स के फीचर्स कैसे थे? तो स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले हम इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी के सारे फीचर्स आप याद कर सकते हो विद द ट्रिक शील्ड, जिसमें एस से आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नाउ फ्यूडल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर फार्मर्स किसी और की जमीन पर खेती करते हैं। तो जहाँ पे जमीन है किसी और की पर वहाँ पे खेती कोई और कर रहा है उसे हम कहते हैं फ्यूडल इकोनॉमी। जबकि सेमी फ्यूडल मतलब आधी इकोनॉमी में फ्यूडलिज्म चल रहा था। तो बात क्या थी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम चलाया हुआ था। मतलब उस टाइम पे जमीन जमींदार की हुआ करती थी पर उस पर काम कौन करता था? पीजेंट। जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई हमारी सरकार ने घोषित कर दिया कि आज से जमींदारी सिस्टम बंद होता है, अब फार्मर्स को अपनी जमीन लौटाई जाएगी। तो अब वो जमीन जमींदार की नहीं है, जो वहां पे एक्चुअली में खेती करता है वो जमीन अब उसी की होगी। तो सिर्फ बोल देने से एक्चुअली काम होता नहीं। आपने तो बोल तो दिया, पर कुछ फार्मर्स जिनमें हिम्मत थी जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने की, उन्होंने तो अपनी जमीन वापस ले ली। पर कुछ फार्मर्स अभी भी डरा करते थे, वो जमींदार के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे। कुछ इलाकों पे जमींदार इतने पावरफुल होते थे कि उनके खिलाफ बोलने का हिम्मत किसी के पास होता ही नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि वहां पर अभी भी वो जमीन जमींदार की थी और वहां पे काम कौन करता था? पीसेंट। तो हमारी इकोनॉमी कुछ ऐसी थी जो कि 2 टुकड़ों में डिवाइडेड थी। आधे हिस्से में तो फार्मर्स के पास अपनी जमीन आ चुकी थी, मतलब यहाँ पे कैपिटलिज्म आ चुका था। लेकिन आधे इलाकों में अभी भी फार्मर्स किसी और की जमीन पे काम करते थे। मतलब यहाँ पर अभी भी क्या था? फ्यूडल सिस्टम। इसे कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फिर एच से आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो हम बाहर से सामान, दूसरे कंट्री से सामान मंगवाते थे। हम अपना सामान बहुत कम बनाते थे, बाहर से सामान ज़्यादा मंगवाते थे। स्पेशली क्या मंगवाते थे? मशीन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और फूड ग्रेन्स। नाउ मशीन्स मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स होते थे वो बनते थे, पर कैपिटल गुड्स बाहर की कंट्री से आते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल केक हमारे यहाँ पे बन रहा है तो जो माइक्रोवेव है जिसपे केक बनता है वो किसी और कंट्री से आएगा। जूस हमारे यहाँ पे बनेगा पर जूसर किसी और कंट्री से आएगा। कपड़े यहाँ पे बनेंगे पर कपड़ों को बनाने वाली मशीन्स किसी और कंट्री से आएंगी। तो मशीन्स हमारे यहाँ पे होती ही नहीं थी, तो मशीन्स हम बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। सेकेंड थिंग इज डिफेंस इक्विपमेंट। नाउ डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी कंट्री का युद्ध चल रहा होता है, वॉर होता है, तो उसमें लड़ने के लिए आपको टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स ये सब चाहिए होती है। और ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ पे नहीं बनती थी, ये भी हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। रीजन क्या है? क्योंकि भगवान की दया से हमारे कंट्री के आसपास के सारे कंट्रीज उस टाइम पे एनिमी कंट्रीज हुआ करती थी। आज भी है पर आज तो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलेबल है। उस टाइम पे दुश्मनी कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी। लाइक यहाँ पर पाकिस्तान है,
यहाँ पर आज जो बांग्लादेश है उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर हमारे पास चाइना है। तो मतलब आसपास के सारे इलाके हमारे दुश्मन देश ही हैं। तो हर दूसरे साल पर हमारे कंट्री में वॉर हुआ करते थे, और वॉर में लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो तो हमारी कंट्री में बनते ही नहीं थे, वो हम मंगवाते थे किसी और कंट्री से, स्पेशली रशिया से मंगवाते थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी किसी साल अगर रशिया मना कर दे कि हम आपको सामान नहीं दे रहे जाओ, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी कंट्री वॉर लड़ने से पहले ही हार जाएगी, क्योंकि वॉर लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो तो हमारे पास थे ही नहीं। फिर आता है तीसरा, फूड ग्रेन्स। इवन सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है कि आपको खाने के लिए भी किसी और कंट्री पे डिपेंड होना पड़ रहा है, और हम किस पे डिपेंड थे? यूएसए पर। इसके बावजूद कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, पर हम इतना भी नहीं उगा पा रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन को हम फीड कर पाए। तो फूड ग्रेन्स भी हम इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम द यूएसए, और ये बहुत खतरनाक इसीलिए था क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात आती थी तो उस कंट्री की धमकी आती थी कि अगर आप हमारा बात नहीं मानोगे तो हम खाना सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो हमें सोचना पड़ता था कि अगर खाना नहीं आया तो भैया भूखे मर जाएंगे, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो सिमिलर केस हुआ था 1962 के आसपास, जब ईयर में मैं श्योर नहीं हूँ पर समथिंग 1962 के आसपास ही था। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था यूएसए का। ठीक है, आज भले यूएसए हमारा अच्छा दोस्त हो, पर उस टाइम पे वो पाकिस्तान को फेवर किया करता था। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो हमें यूएसए से कॉल आई कि भैया आप वॉर में सरेंडर कर दो, अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम आपको फूड ग्रेन सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो मतलब अब आप डिसाइड करो कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है कि आपको खाना चाहिए, या तो सब लोग भूखे मर जाओगे या तो अपनी इज्जत बचा लो वॉर लड़के। तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन थी जो कि हमें क्यों फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स के लिए भी उन पर डिपेंड होना पड़ता था। ठीक है, वो बात अलग है कि उसके बाद रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, और रशिया यूएसए से है भी सामने। अगर रशिया यहाँ पर है तो यूएसए यहाँ पर है। ठीक है, अगर यूएसए का सपोर्ट पाकिस्तान को है, रशिया का सपोर्ट इंडिया को है, तो ऑब्वियसली अगर ये आर्मी भेजेंगे तो इसकी सपोर्ट पहले पहुंचेगा। तो इसकी सपोर्ट की हेल्प से हम जीत गए थे, और वो बात अलग है। और इसकी की आगे एक स्टोरी मैं आपको और बता दूं क्योंकि वो थर्ड चैप्टर में आपके काम आने वाला है, तो आप अभी सुन लो। ठीक है, तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि जब ये हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक हमारे कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता इन द फूड ग्रेन्स, तब तक मैं दिन का सिर्फ एक टाइम का खाना ही खाऊंगा। और इनकी शपथ के बाद ही जब हम वॉर जीत गए थे, वॉर हम जीते थे, ताशकंद में उनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, और ताशकंद में इनकी डेथ भी हो गई थी। और उसके बाद हमारे इंडिया में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, तो उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, तब तक वो एक टाइम का ही खाना खाएंगे। ठीक है, तो बात ये थी कि फूड ग्रेन्स के लिए जब आप किसी और पर डिपेंड होते हो तो वो इसका बहुत गंदा फायदा उठाता है, जो कि आपकी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्री से दो तरह की होती है, एक तो हैंडीक्राफ्ट जहाँ पे आप हाथ से सामान बनाते हो, और एक कैपिटल इंडस्ट्रीज जहाँ पे मशीन से सामान बनते हैं। तो उस टाइम पे कैपिटल इंडस्ट्रीज तो हमारे यहाँ पे कभी डेवलप करी ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही इन्फेंट स्टेज पे थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसफिशियंट थी, अच्छे स्केल पे थी ही नहीं। हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वही उस पॉलिसी की वजह से कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, इसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट अब डिके हो चुके थे। फिर ई से होता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी से आती है दो इकोनॉमीज, स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड सी स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जो रुक सी गई है, रुकी हुई है, मतलब हर साल वो ग्रो नहीं कर पा रही है, जहां वो थी पहले अभी भी वही रुकी हुई है, उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी के क्या प्रूफ है कि हमारी उस टाइम पे नेशनल इनकम सिर्फ 2% से ही ग्रो किया करती थी। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश ने जितना पैसा कमाया है उसे हम कहते हैं जीडीपी या नेशनल इनकम, वो हर साल सिर्फ 2% से ही ग्रो किया करती थी। तो पिछले साल अगर हमारी नेशनल इनकम 100 रुपए थी, तो इस साल 102 रुपए होगी। आज जबकि इसका ग्रोथ रेट 8 से 10% चल रहा है, हर साल हम लगभग 10% से ग्रो करते हैं, पर इसके बावजूद हमारी देश काफी गरीब देश है। इसके बाद भी हम पे पॉवर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। 10% से ग्रो करने के बाद भी अगर सिचुएशन इतनी खराब है, तो उस टाइम पे तो 2% से ग्रो किया करती थी, तो सिचुएशन उससे ज्यादा खराब होगी। पर कैपिटा इनकम तो इससे भी बुरा हाल था, सिर्फ 0.5% से ग्रो कर रही थी। नाउ पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि एक इंसान साल भर में जो पैसा कमाता है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन जितना पैसा कमा रहा है साल भर में, उसे हम कहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम।
और ये हर साल सिर्फ 0.5% से ग्रो कर रही थी। दैट मीन्स अगर पिछले साल आपने 100 रुपए कमाए थे तो इस साल आप 100.5 रुपीज कमाओगे, तो ग्रोथ रेट बहुत ही कम था। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये पता कैसे चला कि क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे ये सेंसस करवाया था या उन्होंने ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था? तो ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने तो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डाला था नेशनल इनकम निकालने के लिए इंडिया की। तो हमारे कुछ इंडियंस थे, कुछ नेशनलिस्ट थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, VKRP राव, RC देसाई, ऐसे हमारे कुछ नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले थे ये निकालने के लिए कि हमारे इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। ओके, तो ये जो काम था वो ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था, कुछ इंडियंस ने ही किया था। और इनका नाम आपको 2-3 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, VKRB राव, RC देसाई, एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो कि पीछे रह गई है। स्टेगनेंट मतलब जो रुक गई है, और बैकवर्ड मतलब जो बाकी कंट्रीज के बहुत पीछे रह गई है, बैकवर्ड इकोनॉमी। ना इसका क्या प्रूफ था? क्योंकि उस टाइम पे हमारा पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपए हुआ करता था। तो ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन 230 रुपए कमाया करता था। ये 230 रुपए दिन का नहीं था, ये महीने का नहीं था, ये साल की इनकम थी। आज अगर आप दिन का भी 230 रुपए कमाते हो तो आप गरीब कैटेगरी में आते हो, उस आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। लेकिन उस टाइम पे तो हम साल का 230 रुपए कमा रहे थे, तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी, तो बहुत गरीबी में जी रहे थे। मतलब इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड। फिर आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहा करती थी। मतलब बहुत कम, सिर्फ 15% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती थी ना। इससे प्रॉब्लम क्या है? गांव में रह रहे हो तो इससे क्या तकलीफ है? क्योंकि गांव में प्रॉब्लम बस एक ही है कि आपके पास ऑक्यूपेशन की मल्टीपल सोर्सेस नहीं होते हैं। आपको ना चाहते हुए भी सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट तो अब तक डिके हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये सब तो आपके गांव में ओपन होंगी नहीं। टर्शरी सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी आपके गांव में डेवलप नहीं करता है। तो वहां पे आपके पास मजबूरी में सिर्फ खेती का ही ऑप्शन बचता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अर्बन एरियाज बहुत कम थे, तो बहुत कम लोगों के पास ऑप्शन था कि वो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में, टर्शरी सेक्टर में। तो उनके पास ऑप्शन था और उनके पास ऑप्शन नहीं था। लास्ट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब हमारे इंडिया की 72% पॉपुलेशन सिर्फ खेती ही किया करती थी। तो खेती पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। तो डोमिनेशन चलता था किसका? एग्रीकल्चर का। सी बस से कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर 72% पॉपुलेशन अगर खेती कर रही है, तो अगर उससे इनकम जनरेशन भी 72% हो, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर 70% होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप इतनी सारी पॉपुलेशन वहां पे काम कर रही है, पर वहां से इनकम जनरेशन बहुत कम है। तो एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर पा रही है? सिर्फ 50%। तो 72% पॉपुलेशन वहां पे डिपेंडेंट है, जबकि वहां से इनकम जनरेशन कितना हो रहा है? सिर्फ 50%। तो बहुत बुरे हालात थे, मतलब इनकम जनरेशन काफी कम थी। सी मैं आपको यहाँ पे एक कुछ बातें और बता दूं। सी जब उन पॉपुलेशन को समझ में आ रहा था कि इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ से इनकम जनरेट उतनी नहीं हो रही है, तो वो एग्रीकल्चर छोड़ क्यों नहीं रहे थे? क्या वो बेवकूफ थे? क्या वो कैसा था? उनको क्या लग रहा था कि सिर्फ खेती ही क्यों करनी है? सी उनको भी समझ में आ रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पर इनकम नहीं आ रही है, पर फिर भी वो एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ा करते थे, क्योंकि वो मजबूर थे। मजबूर क्यों थे? क्योंकि वो गाँव में रह रहे थे। तो गाँव में तो 85% पॉपुलेशन रह रही है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो खेती के अलावा कुछ कर भी ले। तो अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो उन्हें एग्रीकल्चर करना पड़ता था। तो क्या हो गया? वो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जा सकते थे, वहां पे करते। तो अर्बन एरियाज में क्यों नहीं गए? क्योंकि अर्बन एरियाज में जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना काफी कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है। और महंगा तो होता ही है, पर यहाँ का कल्चर भी बदल जाता है, जिस कल्चर की वजह से आप वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर आपको पता है कि इंडिया में अगर आप बहुत पढ़ लिख भी गए और फिर अगर आप इंडिया में जॉब करोगे तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। तो इंडिया में रहकर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो। वहीं अगर आप अमेरिका जैसी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाओ तो वहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये तो आपको पता है ना। तो आप क्यों नहीं जाते हो वहां पे? सबको पता है ये, ऐसे तो है नहीं कि कोई बेवकूफ है जिसे ये नहीं पता। सबको पता है कि हम वहां पे जाएंगे तो हम वहां पे बेटर अर्न कर सकते हैं, पर फिर भी हम वहां पे नहीं जा पाते क्योंकि माइग्रेशन फ्री नहीं है ना। वहाँ पे आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। इतना कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड सेकेंड थिंग इज कल्चर।
इंडिया का कल्चर बिल्कुल ही अलग है वहाँ के कल्चर से। तो अगर आप वहाँ जाके सेटल होते हो तो वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना, वहाँ की बातचीत, ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेटल होने में भी आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कुछ फीचर्स थे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और मैंने कहा था आप सारे फीचर्स को याद कर सकते हो विद द ट्रिक शील्ड। एस से था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, एच से था हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, आई से था इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें ब्लीक ग्रोथ हो रही थी, ई से हो जाएगा इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर अगेन दो आती है, इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी। देन एल से हो जाएगा लिमिटेड अर्बनाइजेशन, और डी से हो जाएगा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, so these were the features of Indian economy on the eve of independence. So next we will cover features of agriculture on the eve of independence. See now independence के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी तीन पिलर्स पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। तो अब हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअली तीनों पिलर्स के यूनिक फीचर्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर। उसका फर्स्ट फीचर है सबसिस्टेंस आउटलुक। नाउ सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि उस टाइम पर जो फार्मर्स हुआ करते थे वो सिर्फ उतना ही फूड ग्रेस उगाया करते थे जितना उनकी फैमिली कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं था जिसे वो बेचकर मार्केट से कुछ पैसा कमा सकें, तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाउ यहाँ पे फार्मर्स फूड ग्रेन्स उगाते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन मतलब फैमिली के कंजम्पशन के लिए। उनके पास कोई मार्केटेबल सरप्लस नहीं बचता था जिसे बेचकर कुछ पैसा कमाया जा सके। इसका अपोजिट होता है कमर्शियल फार्मिंग। नाउ कमर्शियल फार्मिंग जो आज के टाइम पे होती है, फार्मिंग करना बट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से तो आपने कुछ फार्मिंग की, थोड़ा बहुत अपने घर के लिए निकाल लिया, बाकी मेजरली आप उसे सेल करके उससे पैसा कमाने वाले हो, तो दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे फार्मर्स सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ उतना ही उगा पाते थे जितना उनकी फैमिली के लिए जरूरी था। सेकेंड फीचर इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फिर हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें फोर्स किया टू बी कमर्शियलाइज्ड। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया लेकिन फोर्सफुली। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि अब आप फूड ग्रेन्स नहीं उगाओगे। फूड ग्रेन्स मतलब व्हीट, राइस, ये सब आप नहीं उगाओगे। इसकी जगह आप क्या उगाओगे, कैश क्रॉप्स। नाउ कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको या तो आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते, या तो फिर कम से कम आप उसे इतना नहीं खा सकते कि आप उसे पेट भर सको, जैसे कि रबर, कॉटन। अगर आप ये उगा रहे हो तो ये भी कैश क्रॉप्स है क्योंकि इसको आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते। इसके अलावा टी, शुगर केन, कॉफी, अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो आप इसे कंज्यूम तो कर सकते हो पर इतना नहीं कंज्यूम कर सकते कि उससे पेट भर जाए। तो चाय आप कंज्यूम करते हो जैसे आप शुगर केन कंज्यूम करते हो, पर इतना नहीं कि उससे पेट भर जाए। तो दीज आर कैश क्रॉप्स। तो उन्होंने इनको फोर्स किया कि अब आप फूड ग्रेन्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, पर स्पेसिफिकली इंडिगो प्रोड्यूस करो ना। इंडिगो आप सबको पता ही होगा, नील होती है क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी, तो वहाँ पे कपड़ों को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए हमें नील चाहिए होता था, और वो वही इंडिगो इंडिया से उगवाते थे। ओके, उन्होंने फोर्स किया कि अब आप कैश क्रॉप्स उगाओ, स्पेसिफिकली इंडिगो। ना उससे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप इंडिगो उगाते हो तो लंबे टाइम में आपकी जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप फूड ग्रेन्स उगा रहे हो तो उसकी फर्टिलिटी जल्दी से दोबारा रीगेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंडिगो उगाया तो पहले दूसरे साल तो ठीक रहेगा, पर धीरे धीरे करके आपकी जमीन की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। और क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब भी नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पर हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था फर्टिलिटी को जल्दी से दोबारा रीगेन करने का। तो ये भी एक लॉस था। सेकेंड थिंग, ना अगर वो फूड ग्रेन्स उगाते थे और अगर ये मार्केट में नहीं बिकता था तो एटलीस्ट वो सारे फूड ग्रेन्स को घर पे कंज्यूम कर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने इंडिगो उगाया और उसके फेयर प्राइसेस उनको मार्केट से नहीं मिले, तो अब ये घर पे तो आप कंज्यूम कर नहीं सकते, तो आपको ये बाहर बेचना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं बिका तो एक तो आपके पास पैसा नहीं आएगा,
और पैसा नहीं आएगा तो आप फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि पहले कम से कम आपको फूड ग्रेन्स खरीदने नहीं पड़ते थे, पर अब आपने ये नहीं उगाया तो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। और इंडिगो अगर सही प्राइसेस पे नहीं गया तो आप फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाओगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, फूड ग्रेन्स की जगह उन्होंने इंडिगो जब उगाया तो उनको क्या करना पड़ा, अनसर्टेनिटीज को फेस करना पड़ा मार्केट की। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अगर मार्केट में अब इंडिगो का प्राइस कम हो जाएगा तो उन्हें पैसा कम मिलेगा, फिर वो फूड ग्रेन्स मार्केट से परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिगो की वजह से हो रही थी। फिर था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो सिस्टम का नाम क्या था, जमींदारी सिस्टम। नाउ जमींदारी सिस्टम क्या था, जमींदारी सिस्टम बेसिकली ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था अमंग द गवर्नमेंट, जमींदार एंड पीजेंट मतलब गरीब फार्मर्स, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसने अपनी गवर्नमेंट थी उसने अपनी सारी जमीनें सारे जमींदार को डिवाइड कर दी थी ना। उसके बदले जमींदार इनको हर साल फिक्स्ड रेंट पे किया करते थे, पर इसके बदले वो अपनी जमीनों पर पीजेंट से काम करवाएंगे और वो जो भी उगा रहे हैं उसका जितना चाहे उतना शेयर जमींदार अपने पास रख सकते थे। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, पीजेंट का। तो नाउ जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था गवर्नमेंट, जमींदार और पीजेंट के बीच का, जिसकी वजह से पीजेंट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। देन नेक्स्ट फीचर इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो उस टाइम पर हमारे कंट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी कम थे। और दोनों में फर्क क्या है, सी पूरे इंडिया में, अगर ये इंडिया है तो पूरे के पूरे इंडिया में जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो पूरे इंडिया का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज प्रोडक्शन। लेकिन इंडिया की एक छोटी सी जमीन मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द होल कंट्री। तो पूरी कंट्री में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज प्रोडक्शन। लेकिन 1 हेक्टेयर जमीन पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और उस टाइम पर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी कम हुआ करते थे। नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ना उस टाइम पर हमारे एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जमीन पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था और ना के बराबर होता था। मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजर्स के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, मैन्योर्स के लिए या इवन इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इन सब पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। रीजन क्या था कि उस टाइम पे चल रहा था जमींदारी सिस्टम। सरकार अपनी सारी जमीनें वैसे भी जमींदार को ट्रांसफर कर चुकी थी, तो अब तो इनका इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जमींदार चाहते तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन वो अपनी जमीन पे खुद काम करते ही नहीं थे। उनकी जमीन पे वो पीजेंट को हायर करते थे काम करने के लिए, तो मतलब इनको उनकी जमीन खुद यूज करनी ही नहीं थी। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट। पीजेंट वो जमीन यूज क्या करते थे, तो वो चाहते थे कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, पर ऑलरेडी ये जो भी प्रोडक्शन करते थे उसका ज्यादातर हिस्सा तो जमींदार रख लिया करते थे। तो इनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये चाहते ही नहीं थे इन्वेस्टमेंट करना, ये चाहते थे पर इनके पास पैसा ही नहीं बचता था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसका मतलब ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पे कभी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। लाइक आप ऐसे समझो कि अगर मेरा कोई घर है और मैंने इसको आपको देकर रखा है रेंट पे रहने के लिए ना, आप वहां पे रह रहे हो, अगर बारिश में उसकी छतें टपक रही है या फिर प्लास्टर निकल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें अब मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अगर आप वहां पे रह रहे हो, सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, तो मैं कभी इंटरेस्टेड होगी नहीं कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी ही नहीं पड़ती। आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन अब जो भी आप पैसा कमा के लाते हो सब तो मैं रख लेती हूँ ऐसा रेंट, तब आपके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ओवरऑल उस जगह का कभी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। तो सेम हमारे एग्रीकल्चर की हालत थी। जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एंड पीजेंट्स वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट। फिर आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। उस टाइम पे फार्मर्स के पास जो जमीनें हुआ करती थी वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। तो अगर ये गांव है तो उनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें बटी हुई थी। ओके, तो नाउ एक फार्मर्स के पास एक इतनी छोटी सी जमीन है, और सिर्फ छोटी जमीन ही नहीं थी, फ्रेगमेंटेड भी थी। फ्रेगमेंटेड मतलब एक जमीन यहाँ है, दूसरी जमीन यहाँ है और तीसरी यहाँ है, तो ऐसे बटी हुई थी। नाउ इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो फार्मर सुबह उठ के पहले यहाँ पर खेती करने जाए, फिर वहां से फिर बस पकड़े फिर यहाँ पे खेती करने जाए, और फिर वहां से बस पकड़े फिर यहाँ पे खेती करने जाए, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आए इरिगेशन करने के लिए, फिर यहाँ से बस पकड़ के यहाँ पे जाए इरिगेशन करने के लिए,
फिर वापस बस पकड़ के जाए यहाँ पे इरिगेशन करने के लिए। यहाँ के लिए अलग से इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए अलग है, यहाँ पे अलग से ट्रैक्टर है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो खर्चा बहुत ज्यादा लगता है ऐसे प्रोडक्शन करने में ना। अगर फार्मर्स चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे कि इन दो जमीनों को बेच दे और उतनी बड़ी जमीनें एक ही जगह पे ले ले। तो क्या हो जाएगा, उनके पास उतनी बड़ी जमीन एक इलाके में आ जाएंगी, तो वो उनके पास बड़ी जमीन भी होगी और साथ ही में उतनी बड़ी जमीन पे एक साथ अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कॉस्ट कम लगता। पर वो ऐसा नहीं किया करते थे बिकॉज ऑफ द लीनिएज सिस्टम। बेसिकली इसलिए क्योंकि वो खानदानी जमीन थी, दादा परदादाओं की जमीन थी, वो उनकी आखिरी निशानी थी, तो उनको कभी बेचना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ ऐसा होता है कि अगर गांव में आपकी कोई जमीन है और वो खानदानी जमीन है, अगर वो बिक जाती है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि आपकी इज्जत ही चले गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो शहरों में रहते हैं और वो काफी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। मतलब उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें इलाज करवाना है, फीस देनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके गाँव में जो जमीन है वो उसे बेचते नहीं है क्योंकि वो उनकी खानदानी जमीन है। उसे बेचने का मतलब होता है कि उनकी इज्जत चली गई हो गाँव में, तो इसलिए वो उसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स के पास जमीन एक ऐसी थी, छोटी थी और वो फ्रेगमेंटेड भी थी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता था। पर वो स्टिल उसको बेचकर किसी एक जगह पे जमीन नहीं ले रहे थे बिकॉज ऑफ द लीनिएज सिस्टम। फिर आता है गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ सॉइल। गल्फ का मतलब होता है गैप, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। किनके बीच में, ओनर ऑफ सॉइल मतलब जमींदार जो जमीन का मालिक है, और टिलर ऑफ सॉइल मतलब पीजेंट जो जमीन पे एक्चुअली काम करता है, मतलब जो जमीन पर खेती करता है। तो जमींदार और पीजेंट मतलब ओनर और टिलर ऑफ सॉइल के बीच में गल्फ मतलब गैप या डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। एक तरफ हमारे जमींदार थे जो बिना कुछ किए रईस होते जा रहे थे, उनकी जमीन पे वो काम भी नहीं करते थे, काम भी कोई और करता था और स्टिल वो रईस होते जा रहे थे। और एक तरफ हमारे पीसेंट थे जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचता था, मतलब वो गरीब होते जा रहे थे। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा था। तो जमींदारी सिस्टम क्या कर रही थी, इस गल्फ को बढ़ा रही थी, इस गैप को बढ़ा रही थी, जमींदार को रिच करके और पीसेंट को और गरीब करके। तो जमींदार रिच होते जा रहे थे, पीसेंट गरीब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके बीच का गैप बढ़ रहा था। नाउ सी, जब ये लंबे टाइम तक चलता है तो फार्मर्स के बीच में एजिटेशन, गुस्सा बढ़ता है। और जब गुस्सा बढ़ता है तो फिर होते हैं प्रोटेस्ट, रिवॉल्ट। और ये प्रोटेस्ट बहुत सारे देखे गए थे उस टाइम पर पीजेंट का अगेंस्ट द जमींदार। नाउ जब इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो अगर हम ये देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो बिना कुछ किए बहुत सारे पैसे कमाते जा रहे हैं, और एक तरफ हम हैं जो पूरी मेहनत करने के बाद भी सारा पैसा हमारे टैक्स में जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो जब हम ये लंबे टाइम तक चलता रहता है तो फिर गुस्सा बढ़ता है। और फिर वो गुस्सा किस तरह से बाहर आता है, प्रोटेस्ट पे जैसे, जो कि अभी जंतर मंतर में हुआ था। ओके, तो नाउ ये प्रोटेस्ट उस टाइम पर बहुत सारे होते थे अमंग द फार्मर्स। नाउ उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है, 1760 से 1943 के बीच में काफी सारे फेमाइन्स हमारे कंट्री में आया करते थे। नाउ फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। अगर किसी एरिया की फसल खराब हो जाए और वहां के जो लोगों को कुछ खाने के लिए बचे ही ना, और एक साथ बहुत सारे लोग भूख से मारे मर जाएं, मतलब भूख के कारण मर जाएं, तो उसे हम कहते हैं क्या, भुखमरी, मतलब फेमाइन्स। अभी आप देखोगे 1943 मतलब उसके बाद से, मतलब स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक हमारे कंट्री में एक भी फेमाइन नहीं आया है बिकॉज ऑफ द रेलवेज। क्योंकि अब क्या हो गया है कि अब अगर किसी एरिया की फसल खराब हो भी जाती है तो हम इजिली कहीं और से वहां पे प्रोडक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, तो वहां के लोगों को भूखा मरना नहीं पड़ता है, तो अब फेमाइन्स नहीं आते। लेकिन उस दौरान बीच में एक साल आया था 1769 से 1770 के बीच में, उसको हम कहते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। नाउ नॉर्मली जब भी एक एरिया में अगर 100-150 लोग भूख के कारण मर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे फेमाइन आया है। लेकिन ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल मतलब वहाँ पे एक साथ मिलियन ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी खाना ना मिलने की वजह से। तो वहाँ पे जब फसल खराब हुई तो एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द हंगर। तो उस वहाँ पे क्या आया था, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। ओके, नाउ ये सारे फीचर्स है एग्रीकल्चर के जिसको आप याद कर सकते हो विद द चाइल्डिश ट्रिक, दैट इज सब फेल इन स्मॉल गल्फ। नाउ इससे मतलब क्या है, सब मतलब ये हिंदी वाला सब है, सब गिर गए छोटे से गड्ढे में। गल्फ बेसिकली गड्ढा होता है, हम इसको गैप की तरह मानते हैं। तो सब गिर गए छोटे से गड्ढे में। नाउ सब से क्या हो जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग।
एफ से हो जाएगा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। नाउ एल से हो जाएगा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एल से हो जाएगा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन स्मॉल से स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। एंड गल्फ से गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ सॉइल। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ फिर हम बात करते हैं प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर कैसा था। ओके, ब्रिटिशर्स ने अगर इतनी हालत खराब कर दी थी तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस हुआ करते थे। सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा गांव जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, उनको जो भी चीजें चाहिए लाइक खाना पीना या फिर कपड़े या फिर जूते या कुछ भी, तो वो सब कुछ वो अपने गांव में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। उन्हें किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है इन बेसिक चीजों के लिए। इसे हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस। फिर वहां पे फार्मर्स तो होते ही थे, पर साथ में फंक्शनरीज भी होते थे। फार्मर्स जो खेती करते हैं, फंक्शनरीज जो खेती के अलावा कुछ और काम करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट बनाना या फिर ब्लैक स्मिथ, है ना, लोहार, या फिर गोल्ड स्मिथ, या फिर कारपेंटर, ऐसे काफी सारे और भी आर्टिस्ट वहां पे हुआ करते थे। यहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं हुआ करता था, तो फार्मर्स और फंक्शनरीज जो भी पैसा कमाते थे या जो भी प्रोडक्शन करते थे, उसका कुछ हिस्सा वो डायरेक्टली पे करते थे एज अ टैक्स टू द किंग। तो उस टाइम पे कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का टाइम था। तो उस टाइम पे फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन किया करते थे, उसका एक हिस्सा एज अ टैक्स वो डायरेक्टली देकर आते थे राजा को। तो बीच में कोई जमींदार जैसा इंटरमीडियरी नहीं था, पीसेंट और राजा था। तो ये अपना जो भी प्रोडक्शन करेंगे, कुछ हिस्सा इनको खुद से ही देकर आते थे। वहां पे प्रोस्पेरिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी थी। प्रोस्पेरिटी मतलब ग्रोथ हो रही थी, तो हर साल फार्मर जो गांव था वो ग्रो कर रहा था। और स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि एक साल आपने ग्रो किया फिर डिक्लाइन हो गए, फिर प्रोडक्शन बढ़ा फिर गिर गया, ऐसा नहीं था। तो हर साल स्टेबिलिटी के साथ आप ग्रो ही कर रहे थे। तो उस टाइम पे प्रोस्पेरिटी भी था और स्टेबिलिटी भी था। फिर लास्ट आता है बर्नियर, एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में आए थे, और उन्होंने कहा था 17th सेंचुरी का जो बंगाल है इट इज रिचर देन इजिप्ट। अगर आपको पता हो, इजिप्ट हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाली एक कंट्री है, और बंगाल हमारे इंडियन कंट्री का एक छोटा सा स्टेट है। तो बंगाल कहाँ पर है? तो अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पर हमारा बंगाल है, इससे भी छोटा ही है। यहाँ पे हमारा कुछ बंगाल है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। तो मतलब ये कहना चाह रहा था, अच्छा मैंने इसको बनाया सेम साइज में है पर ये ऐसा है नहीं, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। अगर उसके हिसाब से अगर हम इंडिया देखें तो उसके हिसाब से तो इंडिया बहुत ही छोटा है, मतलब इतना सा इंडिया है, इतना सा इंडिया, और उसमें भी बंगाल तो सिर्फ इतना सा ही है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो ये इजिप्ट है, इजिप्ट एक कंट्री है कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो उस वो से भी ज्यादा रिच है हमारा एक छोटा सा स्टेट। तो बंगाल मतलब एक छोटा सा स्टेट इज रिचर देन द कंट्री इजिप्ट। ओके, और इस किसने कहा था? बर्नियर ने, जो कि एक फ्रेंच ट्रेवलर था। तो उसने हमारे छोटे से स्टेट को कंपेयर किया था पूरी की पूरी कंट्री के साथ, और सिर्फ कंपेयर नहीं किया था, उसने कहा था हम उससे भी ज्यादा रिच भी हैं। ओके, तो बर्नियर ने बंगाल को किससे कंपेयर किया, ये आपको याद रखना है, इजिप्ट से कंपेयर किया था। अब बढ़ते हैं आगे। फिर आता है नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक सेक्टर हम कवर कर चुके हैं। नाउ सेकंड सेक्टर इज इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के हालात क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? नाउ सी, इंडस्ट्रीज दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट एंड सेकंड इज मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जहाँ पे मशीन्स वगैरह को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे थी, तो बहुत ज्यादा डेवलप वो हुई नहीं थी। हैंडीक्राफ्ट पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो डिके हो गए थे। तो हम दोनों के फीचर्स देखते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रीज को यूज किया था विद द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ फिनिश गुड। तो वो ये चाहते थे कि हमारे इंडस्ट्रीज को वो किस लिए यूज करें, कि इंडिया में जो भी सोर्स जो भी रॉ मटेरियल्स बन रहा है, वो सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेकर जाए ब्रिटेन, वहां पे उस सारे रॉ मटेरियल से बनाए फिनिश गुड, और वही फिनिश गुड वो दोबारा बेचते कहाँ पे, इंडिया में। तो वो इंडिया को बनाना चाहते थे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ फिनिश गुड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अगर कॉटन उगाई है, तो यहाँ से वो कॉटन ले जाएंगे ब्रिटेन,
इसी कॉटन को यूज करके वो वहां पे फैब्रिक और फिर शर्ट बनाएंगे और वही शर्ट फिर वो दोबारा इंडिया में बेच देंगे। तो ये था उनका मेन पर्पस। देन डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ना हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाए हुए कुछ सामान, जैसे कि हाथ से बनाए हुए कपड़े, शॉल या फिर कुछ डॉल्स एक्सेट्रा। तो कुछ भी आर्टिस्ट लोग जो हाथ से बनाते थे उसे हम कहते थे हैंडीक्राफ्ट। उसे खराब कर दिया। पहला कैसे? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस या फिर ड्यूटीज, और डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली। तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया और इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्री कर दी। तो इससे हुआ क्या कि हमारा सामान जब किसी और कंट्री में बिकने चाह रहा था तो उसमें बहुत ड्यूटीज लगने की वजह से वो महंगा हो जा रहा था, तो वहां पे कोई इसे खरीद ही नहीं रहा था। जबकि उनका सामान अगर यहाँ पे बिकने के लिए आएगा तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे वो इजिली बिकने लगेगा। तो हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई, तो हमारा सामान वहां पे तो बिक ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। उल्टा उनका सामान यहाँ पे इजिली बिक रहा है, तो अब यहाँ पर भी उनका ही सामान बिकेगा, तो हमारा सामान यहाँ पे भी नहीं बिकेगा। तो हमारी डिमांड वहां पे भी खत्म हो गई और हमारी कंट्री में भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स डिके हो गए। सेकेंड इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ना उस टाइम पे राजा महाराजाओं के दरबार हुआ करते थे, और वहां पे क्या होता था कि अगर कोई आर्टिस्ट है जिसने हाथ से कुछ बनाया है तो राजा उसे पैट्रोनाइज किया करता था। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, मैंने कुछ अब रानी की तस्वीर बना दी, कोई मैंने पेंटिंग बना दी, अब मैंने राजा को जब वो दिखाई तो राजा उससे बहुत खुश हो जाते थे। तो मुझे कुछ अशरफियाँ, सोने के सिक्के या फिर मोतियों की माला उतार के दे देते थे। तो मतलब उन्हें पैट्रोनाइज किया करते थे। वैसे ही अगर मैंने कोई शॉल बनाई, कोई जूता बना दिया या उनके लिए कुछ और बना दिया, कोई डॉल बना दी, कुछ भी बना दिया, तो कोई भी मैंने हैंडीक्राफ्ट बनाया है जो कि राजा को बहुत पसंद आया है, तो वो पैट्रोनाइज किया करते थे, मतलब मुझे उसके बदले कुछ पे किया करते थे। जिससे सारे आर्टिस्ट लोगों को एनकरेजमेंट मिलती थी कि वो अपने आर्ट को डेवलप करें। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उन्होंने ये पैट्रोनाइज करना बंद कर दिया। तो ना अगर कोई आर्टिस्ट है और कोई बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि इससे हमारा क्या ही मतलब है, हमारा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है इससे, तो वो उसको पैट्रोनाइज नहीं किया करते थे। तो जब उसे पैट्रोनाइजेशन मिलना बंद हो गया तो ये आर्ट डेवलप होना बंद हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट देखी हो गए। लाइक आपके स्कूल में अगर हर दिन अगर कुछ कंपटीशन होते हैं, लाइक कोई स्पोर्ट कंपटीशन होता है, या फिर आपके स्कूल में कुछ और कुछ हॉबीज को प्ले करने का या हॉबीज फुलफिल करने के कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, खो खो कंपटीशन, ये सारे अगर होते हैं तो आपको एनकरेजमेंट मिलती है कि आप क्या करो, उस आर्ट को डेवलप करो, क्योंकि अगर आप जीत गए तो आपको कुछ मेडल्स मिलेंगे, कुछ ट्रॉफीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपका स्कूल ऐसा बोलने लग जाए कि सब फालतू है, सिर्फ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हॉबीज वगैरह को छोड़ ही दो, अगर आप करते हो तो आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलती, उल्टा आपको गालियां ही पड़ती है, ये सब आप क्या ही कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो डिस्करेजमेंट आने लगेगी, आप उस चीज को दोबारा कंटिन्यू नहीं करोगे। तो यही सेम हुआ था हमारे आर्टिस्ट लोगों के साथ। तो प्रिंसली कोर्ट के जाने के बाद उनको पैटर्नाइजेशन मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो ये हैंडीक्राफ्ट डेवलप नहीं करते थे। देन कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। नाउ जब हमारे यहाँ पे जो सामान हैंडीक्राफ्ट से बनता था, हाथ से बनता था, वैसे ही सामान ब्रिटेन में बनता था मशीन से। ना जब मशीन से आप सामान बनाते हो तो उसमें कुछ खासियत होती है। एक तो वो कम टाइम में बन जाता है, दूसरा वो कम कॉस्ट में बन जाता है, और तीसरा उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई हाथ से साड़ी बना रही हूँ तो उसे पूरी कंप्लीट करने में मुझे 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वही साड़ी अगर मैं मशीन के थ्रू बना रही हूँ तो शायद वो आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगी, तो उसमें टाइम बहुत कम लग रहा है ना। वही साड़ी अगर मैंने हाथ से बनाई है तो मुझे इसमें पूरा महीना लगा है, तो मुझे अगर पूरा महीना मैंने एक ही साड़ी बनाई है तो कम से कम मुझे इसमें महीने की सैलरी जितना अमाउंट तो मिलना चाहिए। तो अगर वो साड़ी मैं बेचूंगी तो वो 10,000 में बिकेगी। लेकिन वो साड़ी जब मशीन ने बनाई तो उसने आधे घंटे में ही बना दी थी, तो अब इजिली वो साड़ी वो 1,000 में बेच सकते हैं। तो मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट कम है ना। जब आप हाथ से बनाते हो तो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है ना। सुबह सुबह का कोई लेबर काम पे लगा हुआ है तो सुबह सुबह तो उसके अंदर एफिशिएंसी होगी, फ्रेश माइंड से काम कर रहा है तो बहुत अच्छा काम करेगा, पर रात होते 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 वो थक जाएगा और उसके बाद जो उसकी एफिशिएंसी है वो गिरने लग जाएगी, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन जब आप मशीन से काम करवाते हो तो आप सुबह काम करवाओ, रात को करवाओ, आधी रात को करवाओ, इट डजेंट मैटर, क्वालिटी नहीं गिरती है, वो एक जैसी रहती है। तो इसकी वजह से जब मशीन मेड गुड्स हमारे इंडिया में आए तो हमारे हैंडीक्राफ्ट उनसे कंपटीशन फेस नहीं कर पाए और वो डिके हो गए। द न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो वो हम पे रूल किया करते थे, तो हमारे यहाँ के लोगों को लगता था कि दे आर द सुपीरियर और हम काफ़ी इंफीरियर हैं। तो हमें लगता था कि वो जो सामान यूज़ कर रहे हैं हमें भी वही सामान चाहिए।
वो जैसे कपड़े पहनते हैं हमें भी वैसा ही चाहिए, वो जैसा खाना खाते हैं हमें भी वैसा ही चाहिए। तो हमें सारी चीज़ें उनके जैसे चाहिए थी। और उनकी जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो कहाँ बनती थी, ब्रिटेन में। मतलब हमने भी वही चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर दी जो ब्रिटेन में बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बनने वाले हैंडीक्राफ्ट की डिमांड खत्म हो गई। इसके बाद से ही सारा काम खराब हो चुका था। जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा था वो रेलवेज के आने की वजह से और खराब हो गया। ना रेलवेज ने क्या किया, सी, ये अगर हमारा इंडिया है और यहाँ पर ब्रिटेन है, बीच में क्या है, समुद्र। अगर उनको अपना सब बनाया हुआ सामान यहाँ तक लाना है तो वही मशीन मेड गुड से अपना सामान अगर वो इंडिया में बेचना चाहते हैं तो वो शिप के थ्रू लाएंगे। ना शिप में जो सामान आया है वो यहाँ पोर्ट पे उतरेगा। ना यहाँ पे पोर्ट पे उतरने के बाद पहले जब रेलवे नहीं हुआ करते थे तो मैक्सिमम ये सामान यही आसपास के इलाकों में ही बेचा जाता था, क्योंकि बैलगाड़ी के थ्रू आप उस सामान को कहाँ तक ही ढोके जा सकते हो। तो बहुत इंटीरियर तक ये सामान कभी आता ही नहीं था, यही आसपास ही बिका करता था। तो कम से कम हैंडीक्राफ्ट यहाँ के बिके हुए थे, इधर के तो सेफ थे। इंटीरियर ऑफ इंडिया में तो उनका सामान नहीं बिक रहा, तो कम से कम वहां पे तो हैंडीक्राफ्ट्स बिकते ही थे। लेकिन फिर रेलवेज के आने की वजह से क्या हुआ, ये जो सामान यहाँ पे पहुंचाया जाता था वो इजिली रेलवेज के थ्रू हर जगह पर पहुंचाया जाने लगा। तो मतलब इंटीरियर्स ऑफ इंडिया तक भी उनका सामान पहुंचने लगा। तो कम से कम यहाँ पर जो उनकी डिमांड थी पहले, वो डिमांड भी अब खत्म हो गई। तो अब जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था वो रेलवेज के आने की वजह से पूरा ही खराब हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की क्या थी, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप किया करती थी। तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेकर 1900 के बीच में। और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 से लेकर 1900 के बीच में। तो 1801 से 1850 तक फर्स्ट हाफ है और 1850 से 1900 तक जो है वो सेकेंड हाफ है। तो हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या था। तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे चला करती थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज कुछ खास हमारे यहाँ पे थी नहीं, कुछ एक आध चीजों की चल रही थी, वो भी किसकी थी, कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स थी। हमने पहले भी देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे कॉटन के या जूट के कपड़े बाहर बहुत बिका करते थे, सिल्क के कपड़े बाहर बहुत बिका करते थे, तो दैट मीन्स इसकी डिमांड ज्यादा थी, तो उनकी मिल्स हमारे यहाँ पे चला करती थी। फिर है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि डेवलप तो की थी 1907 में, पर ये थी काफी इन्फेंट स्टेज में, बहुत ही छोटे स्केल पे ही काम किया करती थी, मेजर स्केल पे काम नहीं करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर हो गया। और वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था वो एक मेजर पार्टी था, वो भी एक कंट्री था जो उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था ना। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसे एक्सपेक्ट किया गया था कि 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम 5-6 साल तक चला। तो जब 5-6 साल तक आपका वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रहा और ब्रिटेन उसमें अगर इन्वॉल्व है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना लंबा वॉर लड़ने के लिए आपको बहुत सारा आयरन एंड स्टील चाहिए होता है, क्योंकि हर एक चीज में वो चाहिए। लाइक अगर आपको शिप्स बनानी है, अगर आपको मिसाइल्स बनानी है, अगर आपको गन्स बनानी है, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो सब में आपको आयरन एंड स्टील चाहिए। अब इतना लार्ज स्केल डिमांड ब्रिटेन अकेला फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे भी इंडस्ट्रीज थी, पर क्योंकि वॉर चल रहा है ना, तो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वहां पे उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ब्रिटेन ने मौका दिया था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कि भैया आप डेवलप करो और आप हमें प्रोवाइड करो। तो ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था कि उन्हें मौका मिला था और वो कुछ लार्ज स्केल में काम कर पा रहे थे। फिर इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स थे वो काफी इनसफिशियंट थे। कैपिटल गुड्स का मतलब ये क्या होता है, मशीन्स, लाइक जूस जो है वो कंज्यूमर गुड है, पर जूस को बनाने वाला जो जूसर है वो एक कैपिटल गुड है। कपड़ा एक कंज्यूमर गुड है, पर कपड़े को सिलने वाली जो मशीन है वो एक क्या है, कैपिटल गुड है। तो कैपिटल गुड्स हमारे यहाँ पे बहुत ही कम बना करते थे, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीडीपी में काफी कम था। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और जीडीपी सेम ही होता है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो काफी कम था। नाउ सरकार क्या कर रही थी, स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्या, मतलब स्टेट कोई अपनी खुद की इंडस्ट्रीज नहीं बना रहा था क्या। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी तो ब्रिटेन में करेगी। यहाँ पर उन्होंने कोई खास इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं की, उन्होंने सिर्फ उसमें ही इन्वेस्टमेंट किया जो कि उनके लिए जरूरी था। तो कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज जो उनके लिए जरूरी थी, जैसे कि रेलवेज और कम्युनिकेशन। नाउ रेलवेज इसलिए ताकि उनका बनाया हुआ सामान इंटीरियर्स ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जा सके और वहां पे बेचा जा सके, तो उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया। और कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि जब आप इतनी दूर से किसी कंट्री को राज करते हो और इतनी सारी बड़ी कंट्री को अगर आप रूल कर रहे हो, तो वहां पे कहीं पर भी कभी भी प्रोटेस्ट या वॉर हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको उसकी कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी, तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ब्रिटेन में भी और पूरे इंडिया के अलग अलग इलाकों में, ताकि सारे सोल्जर्स इकट्ठा होकर वहां पे पहुंच सके। तो इसके लिए उन्होंने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो रेलवेज में और कम्युनिकेशन में किया।
फिर हम बात करते हैं लास्ट सेक्टर दैट इज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तीनों पिलर्स में से अब हम लास्ट कवर कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड कैसा था ना। उससे पहले दादा भाई नरोजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर आपने ड्रेन आपको पता होगा, लाइक अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन देखी है, ऑब्वियसली देखी होगी, तो उसके यहाँ पे ड्रेन पाइप होता है, ड्रेनेज पाइप होता है। अगर आप ड्रेनेज का बटन दबाते हो तो क्या होता है, सारा पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाता है, मतलब ड्रेन हो जाता है। तो वैसे ही दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि इंडिया में क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो वेल्थ मतलब हमारी जो भी जायदाद है, हमारी जो भी प्रॉपर्टीज है या जो भी हमारी इनकम्स है, वो सब पैसा यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। तो हमारी जो भी वेल्थ है, जो भी जायदाद है, वो सब इंडिया से निकल के ब्रिटेन निकलती जा रही है। और कैसे निकल रही है, तो उन्होंने 3 फीचर्स बताए हैं। फर्स्ट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो उन्होंने बताया कि इंडिया बन चुका है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे हैं। पर इससे नुकसान वाली बात क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया है और यहाँ ब्रिटेन है, तो हम जो भी हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहे हैं वो सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन को। तो ये हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी रॉ मटेरियल को यूज करके ये फिनिश गुड बनाते हैं और वही फिनिश गुड वो दोबारा इंडिया में बेच देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, जो रॉ मटेरियल हम बेच रहे हैं वो कच्चा माल है, तो वो काफी सस्ता होता है, चीप होता है। पर वही फिनिश गुड जो यहाँ पे बेच रहा है वो कॉस्टली होता है। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे कॉटन बेची है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कॉटन कितने की होगी, मान लो 50 रुपए की। लेकिन वही कॉटन को यूज करके जब वो शर्ट बनाएंगे, तो वही शर्ट जब वो दोबारा यहाँ पे बेचेंगे तो वो कितने की होगी, 500 रुपए की। तो आपने जो चीज बेची वो कितने की थी, 50 की थी, तो आपने कमाया कितना है, 50 रुपए। लेकिन जो चीज आपने खरीदी है वो 500 की है, तो आपने पे कितना किया है, 500 रुपए। तो कमाई हुई है 50 की और पे किया है 500 का, मतलब आपकी कंट्री से 400-450 रुपए गए ही हैं। तो मतलब हर साल आपके यहाँ से कुछ ज्यादातर अमाउंट निकल के ब्रिटेन जा रहा है। तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, चीपर गुड्स है, तो हमारी इनकम काफी कम हो रही है। पर जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो महंगी चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी पेमेंट ज्यादा रही है, तो हम नेट लॉस पे चल रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा नुकसान ये भी है कि इंडिया अगर अपने सारे रॉ मटेरियल्स वहां बेच देगी तो खुद प्रोडक्शन कैसे करेगी। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन उतना होता ही नहीं था क्योंकि रॉ मटेरियल सारे ही वहां पे जा रहे थे। ओके, सेकेंड चीज उन्होंने बताई वो थी मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली लगा दी है। इसका मतलब पहले जब इंडिया ट्रेड क्या करती थी तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ करती थी, कभी चाइना के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड चल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद अब ये सारा ट्रेड खत्म हो गया और अब इंडिया का 50% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होता है। इसे हम कहते हैं मोनोपोली ट्रेड। तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। ठीक है, और ये इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि अब स्वेज कैनाल ओपन हो गया था। और ये कब हुआ था, ये 1869 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेज कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में। ना स्वेज कैनाल क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ब्रिटेन है और बीच में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, ना यहाँ पर हमारे यूरोप और एशिया वगैरह है। तो पहले ना यहाँ पर जो जगह हुआ करती थी वो पूरी पैक हुआ करती थी, मतलब ये लैंड लॉक हुआ करता था। तो उस बहुत पहले क्या होता था ना, ब्रिटेन हमारा सामान यहाँ से भेजा करता था। पर जैसे ही रोमन कंट्रीज का यहाँ पे शासन आया तो उन्होंने कहा कि भैया एक तो हम आपको ट्रेड करने देंगे नहीं, और अगर करने देंगे तो हम आपसे बहुत ज्यादा हैवी कमीशन चार्ज करेंगे। तो उनके लिए ट्रेड करना बहुत महंगा हो गया था। तो उन्होंने फिर क्या किया था ना, उन्होंने एक नया रूट निकाला था कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे घूम के इंडिया में आएंगे और फिर हम यहाँ पे जाके ट्रेड करेंगे। और इसलिए हम कहते हैं, ये कौन आया था सबसे पहली बार, वास्को डिगामा। और इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया की डिस्कवरी किसने की थी, वास्को डिगामा ने। क्योंकि इंडिया की डिस्कवरी नहीं की थी, इंडिया तो पहले भी था, ट्रेड तो उसके साथ पहले भी चलता था, पर इंडिया तक पहुंचने के लिए एक नया रूट उन्होंने डेवलप किया था वास्को डिगामा ने। ठीक है, लेकिन ये रूट अगर आप देखो तो बहुत बड़ा रूट है। अगर आप मैप में देखो और अगर आप समझ पाओ उसको, तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको पूरा क्रॉस करके यहाँ तक आना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबा टाइम इस पे लगता है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, फिर यहाँ पे कैनाल बन गया, तो यहाँ पे जमीनें जो थी इसको अलग कर दिया गया। तो ये अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट अलग है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर अलग है। यहाँ पर एक पानी की थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा समुद्र का एक हिस्सा अलग से हो गया, मतलब यहाँ पे जमीनें अलग कर दी। ठीक है, हालांकि वो बहुत बड़ा समुद्र नहीं था, बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, पर इतना तो था कि इजिली यहाँ से एक आध शिप इजिली गुजर सकती थी। तो अब इनका जो रूट था, मतलब अब उन्होंने जो सामान ट्रेड करना स्टार्ट किया वो इस कैनाल के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। इस कैनाल का नाम क्या था, स्वेज कैनाल। तो इसके थ्रू वो ट्रेड करने लग गए। तो अब उनके पास, उनका इंडिया तक पहुंचना और इंडिया से सामान वहां पे ले जाना उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया था।
इसलिए ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन के अलावा चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और भी कुछ कंट्रीज थी, पर उसके साथ इतना ट्रेड नहीं हुआ करता था। ब्रिटेन के साथ मैक्सिमम था। लास्ट चीज जो थी वो थी सरप्लस ट्रेड, बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। नाउ सरप्लस ट्रेड का मतलब होता है व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इम्पोर्ट कम हो जाए, तो इसे कहते हैं सरप्लस ट्रेड। तो उस टाइम पे भले ही हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा कर रहे थे। भले ही नुकसान वाली बात है, पर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसे तो कमा रहे हो। तो कहते से हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ तो पैसा आना चाहिए था, लेकिन उन पैसों का यूज भी ब्रिटेन करता था फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो यहाँ पर क्या होता था कि उस टाइम पर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इम्पोर्ट कम थे, लेकिन फिर भी जो भी पैसा हम कमा रहे थे उसे ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे फॉर देयर ओन वेलफेयर या फॉर देयर ओन बेनिफिट। ना कहाँ पे पैसा लगाते थे? वॉर्स पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मराठास ने कोई वॉर कर दी है, टीपू सुल्तान ने कोई वॉर कर दी है, या रंजीत सिंह ने कोई वॉर कर दी है, तो कहीं पर भी वॉर पे लड़ने के लिए उनको काफी सारी चीजें चाहिए। जैसे कि उस टाइम पे भले ही बड़ी बड़ी मिसाइल्स ना हो, पर घोड़ा, हाथी, ये सब चाहिए होता था। गन्स वगैरह तो आ ही गई थी, तो कुछ गन्स चाहिए होती थी। तो ये सारी चीजों को अरेंज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था, और वो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ से करते थे? इसी अमाउंट से करते थे। तो जो हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, उन पैसों को भी ब्रिटिशर्स अपने मतलब के लिए यूज किया करते थे। तो वॉर की फंडिंग इन पैसों से होती थी। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, मतलब वहां के जो सोल्जर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको सैलरीज वगैरह भी अगर पे करना हो, तो वो भी कहाँ से होती थी? इंडियन मनी से ही पे किया जाता था। तो हम जो पैसा कमा रहे थे उनको यूज किया जा रहा था वॉर के लिए भी, और उनके सोल्जर्स को पेमेंट करने के लिए भी। अगर आप थोड़ा सा सोचो कि उनका अगर ब्रिटेन के कोई सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं उनके लिए, तो कायदे से उनको पेमेंट कहाँ से जानी चाहिए? ब्रिटेन से जानी चाहिए। पर उनको पेमेंट भी कहाँ से जाती थी? इंडिया से। लाइक ये कुछ ऐसे ही हो गया, अगर आपने धुरंधर मूवी देखी हो, तो हमने यहाँ से जस्सी को भेजा था पाकिस्तान में ताकि वो उनका नुकसान कर सके, ठीक है, और हम फिर उनसे कह रहे हैं कि भैया आप ही इसको पे करोगे। तो पे भी पाकिस्तान करेगा और उनके नुकसान भी, मतलब ऐसे तैसे भी हम पाकिस्तान की करेंगे। तो ये कुछ ऐसा सीन चल रहा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आकर हमारा ही काम खराब कर रहे थे, और उनको पेमेंट भी हमारे पैसों से ही किया जा रहा था। तो इनकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब एक तो आपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हो सस्ता सामान है, इम्पोर्ट महंगा सामान कर रहे हो तो पैसा निकल के जा रहा है। फिर मैक्सिमम सारा ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हो रहा है, और इसके अलावा हम जो कुछ पैसा कमा भी रहे हैं वो भी वो अपने पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ, तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके ओके, so our next topic is demographic profile of India. See now your profile is your identity. आपकी जो WhatsApp पे DP है या आपकी जो Insta पे प्रोफाइल है, that is your identity. वैसे ही demographic profile is the identity of whole population of India. तो आज़ादी के शाम को इंडिया के पॉपुलेशन के हालात कैसे थे, उनके क्या यूनिक फीचर्स थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नाउ इन्फेंट का मतलब होता है वो सारे बच्चे जो कि अभी 1 साल से कम उम्र के हैं, उसे कहते हैं इन्फेंट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है उनकी डेथ का रेट या उनका मर जाना, दैट इज मोर्टेलिटी। तो उस टाइम पे हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई था, विच वॉज 218 पर 1000 चिल्ड्रन। तो अगर एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसमें से 218 बच्चे अपने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले उनका डेथ हो जाता था, और ये रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता था। इसलिए कई बार ऐसा होता था कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से ऑन एन एवरेज 218 बच्चे अपने फर्स्ट ईयर से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। फिर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आपको क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि एक इंसान लगभग कितना जिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 69.4 ईयर्स। तो अगर कोई पर्सन लगभग 70 ईयर्स के आसपास जी रहा है तो हम उसे कम उम्र नहीं मानते, हमें लगता है कि हाँ नॉर्मल है। लाइक अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है 40 साल की उम्र में, तो हमें शौक लगता है कि बाप रे इतना जल्दी कैसे हो गया। और अगर किसी इंसान की डेथ होती है इन द 90-95 की एज में, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छी खासी लाइफ जी कर गया। तो हमारी नज़र में एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 70 ईयर के आसपास हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। उस टाइम पर आज़ादी के शाम पे दिस वाज वेरी लो एट जस्ट 32 ईयर्स। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स थी। तो उम्मीद की जाती थी कि हर एक इंसान सिर्फ उनके 32 साल तक में ही जिएगा। तो अगर 32 साल के आप हो गए हो तो मतलब डेथ कभी भी अब हो ही सकती है। रीज़न क्या है? इस टाइम पे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे,
तो इवन अगर आपको मामूली सी बीमारी भी होती है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मलेरिया हो गया या फिर आपको चिकन पॉक्स, जिसे आज के टाइम पे बोलते हैं कि माता निकली है, अगर आपको ये चिकन पॉक्स भी हो गया तो उसमें भी आपकी डेथ हो ही जाती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों की उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 32 ईयर्स थी, बिकॉज ऑफ द डिसीजेस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ट्रीटमेंट। तो 32 साल की उम्र तक आपको एक ना कोई बीमारी तो हो ही जाती है, और क्योंकि इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो लोगों की डेथ हो जाती थी। फिर आता है इलिटरेसी रेट। नाउ लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। तो अगर आप किसी भी भाषा में पढ़ पाते हो या किसी भाषा में आप लिख पाते हो, दैट मीन्स यू आर लिटरेट। पर इलिटरेसी रेट का मतलब होता है कि उस टाइम पे हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से काफी ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट थी, तो बहुत ही कम लोगों को पढ़ना और लिखना आता था। सी लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। लिटरेसी से कहता है कि आपको सिर्फ रीड करने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, भले ही आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता हो। तो अगर आप ये पूरा रीड कर पा रहे हो, भले आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू आर लिटरेट। जबकि एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको अप्लाई भी करने आना चाहिए। तो दैट इज अ ब्रॉडर टर्म। तो लिटरेसी मतलब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि लिखना और पढ़ना आता था कि नहीं, तो वो भी काफी कम पॉपुलेशन को आता था, सिर्फ 16% को आता था। तो अगर हमारे कंट्री में 100 लोग हैं तो सिर्फ 16 लोगों को ही पढ़ना और लिखना आता था। विमेन की कंडीशन में एक और ज्यादा खराब था, क्योंकि फीमेल्स का रेट कितना था, सिर्फ 7%। तो अगर हमारी कंट्री में 100 फीमेल्स हैं तो उन 100 फीमेल में से सिर्फ 7 फीमेल्स ही लिटरेट हैं। ओके, तो ये लिटरेसी रेट काफी कम था। एक जो हमने फीचर छोड़ा था वो था बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि पर 1000 कितने बर्थ हुए हैं इस साल। तो birth rate was 48 per thousand and death rate was 40 per thousand। दोनों ही काफी हाई थे। और इस रेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट इस साल अगर 1000 लोग हैं तो उन 1000 में से 48 लोग इसी साल ही पैदा हुए हैं, तो उनका बर्थ अभी इसी साल ही हुआ है। और डेथ रेट वॉज 40, मतलब अगर हमारी कंट्री में 1000 लोग हैं तो उसमें से 40 लोग की इस साल डेथ हो ही जाएगी। तो हर 1000 में से 48 का बर्थ इसी साल हुआ है और हर 1000 में से 40 लोगों की डेथ इस साल हो जाएगी। दिस वॉज द रेट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ना दोनों ही रेट बहुत ज़्यादा थे। और रीज़न क्या था, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा होने का रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रोटेक्शंस अवेलेबल हुआ नहीं करते थे। उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी हुआ करती थी कि बच्चे भगवान का रूप है, तो अगर हम ज़्यादा बच्चे कर लेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स ज़्यादा हो जाएंगे। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया थोड़ा सा कम होता था, तो बर्थ रेट काफी ज्यादा था। डेथ रेट ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि अगर आपको अगर छोटी थोड़ी बहुत भी बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर वेरी हाई। तो ये थे हमारे फीचर्स फॉर द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। और आप इनको शायद याद कर सकते हो, एक उस टाइम पे एक टर्म यूज किया जाता था, बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। ऑल्दो दिस इज वेरी डेरोगेटरी वर्ड, आपको ये बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो ये सारे फीचर्स याद रखने के लिए। बोला जाता था बचपन और जवानी में मरने वाला। बचपन में मरने वाला मतलब जिनके मतलब इन्फेंट की डेथ हो जा रही है, मतलब 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही बच्चे मर जा रहे हैं। जवानी में मरने वाला मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, 32 साल की उम्र में ही लोगों की डेथ हो जा रही है। और अनपढ़ इंडिया मतलब लिटरेसी रेट भी काफी कम है, तो इलिटरेसी है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है ये आप जानते ही हैं। रील्स में आपने कई बार ट्रांजिशन देखा होगा, चेंज करना, कपड़े चेंज कर लेना, दिस इज व्हाट ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब पॉपुलेशन में चेंज आ जाना। तो पॉपुलेशन के बढ़ने की रेट में या पॉपुलेशन से रिलेटेड किसी भी चीज में अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 1921। सी 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसीलिए क्योंकि आपको पता होगा कि सेंसस हर 10 साल में होता है। इससे पहले जब भी सेंसस हुआ करता था तो उसमें या तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती थी या तो गिर जाती थी, कभी बढ़ती थी कभी गिर जाती थी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल 1901 में जब सेंसस हुआ था तो पॉपुलेशन गिरी थी। फिर 10 साल के बाद जब 1911 में सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ गई थी। उसके बाद 1921 में जब सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन गिरी थी, पर फिर वो आखिरी साल ही था जिसमें पॉपुलेशन गिरी थी। इसके बाद कभी भी किसी भी सेंसस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉपुलेशन गिरी हो, पॉपुलेशन हमेशा ही बढ़ी है। तो मतलब इसके बाद 31, 41, 51 एंड सो ऑन।
हर 10 साल में जब भी सेंसस हुआ, पॉपुलेशन नेवर रिड्यूस्ड अगेन, इसलिए इसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि ये लास्ट ईयर था। मतलब इसके पहले तक क्या होता था, पॉपुलेशन गिरती थी, बढ़ती थी, गिरती थी, बढ़ती थी, पर वो आखिरी साल था जिसमें पॉपुलेशन गिरी थी। इसके बाद पॉपुलेशन कभी गिरी नहीं, हमेशा बढ़ी ही है। तो 31, 41, 51 हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। नाउ इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ईयर है विच इज 1951। इसमें क्या हुआ था, इस सेंसस के बाद से पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी 1921 के बाद, लेकिन इस सेंसस के बाद से पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब यहाँ से पॉपुलेशन स्टार्ट हो गई थी टू इंक्रीज विद द एक्सप्लोसिव रेट। एक्सप्लोसिव रेट मतलब खतरनाक रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर आता है कि ना प्रॉब्लम क्या, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या तकलीफ है, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे आपके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है, और जब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है तो आपके पास कम रिसोर्सेज बचते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में आपके पापा हैं जो अर्न करते हैं, और आपकी फैमिली में मान लो अगर 20 लोग हैं, 20 लोग रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पापा जो भी कमाएंगे वो सब आपके राशन में खत्म हो जाएगा। जो बेसिक खर्चे हैं, खाना पानी कपड़े या फिर आपका ये स्कूल फीस वगैरह, इस सब में ही सब पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। तो नया घर खरीदना है, कार खरीदनी है, एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ये सब आपकी कभी ख्वाहिशें कभी पूरी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है वो सब आपके मेंटेनेंस में ही खत्म हो जा रहा है। तो सिमिलरली अगर एक कंट्री में सारे बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाता है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज है वो सिर्फ उनके मेंटेनेंस पे ही खत्म हो जाता है। मेंटेनेंस मतलब उनकी बेसिक नीड प्रोवाइड करना, उनको राशन प्रोवाइड करना, उनको पानी प्रोवाइड करना, उनके लिए सड़कें वगैरह बनवाना, उनको बेसिक एजुकेशन देना, हेल्थ देना, इन सब पे ही खत्म हो जाता है। तो हम कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे हाथ डाल ही नहीं पाते हैं, लाइक एयरवेज डेवलप करना, लाइक यहाँ पे शिप्स डेवलप करना, या फिर ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, या फिर मेट्रोज बनाना, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं। ओके, तो दिस वाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921, 1951 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है, मेंटेनेंस खर्चा बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एग्जैक्टली कहाँ पर इंडल्ज थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कौन सा ऑक्यूपेशन, मतलब कौन सा काम किया करती थी, कौन कैसे अपना लाइवलीहुड वो अर्न कर रही थी। तो सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसका मतलब हमारी कंट्री की मेजर पॉपुलेशन 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करती थी। अगर आप इसे कंपेयर करो बाकी सारे डेवलप कंट्रीज के साथ, तो फॉर एग्जांपल यूएसए, यूएसए की सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही खेती किया करती थी। यूके की भी सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही खेती किया करती थी। जर्मनी की 4%, और जापान की एट मैक्सिमम भी देखें तो सिर्फ 12% पॉपुलेशन ही खेती किया करती थी। तो मतलब बाकी सारी डेवलप कंट्रीज की बहुत कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज थी, जबकि हमारी 72% पॉपुलेशन खेती किया करती थी, और ये रेट बहुत ज़्यादा था। और अगर तो एग्रीकल्चर से उतनी ही इनकम भी आ रही होती तो एक बार के लिए फिर भी एक्सेप्टेबल था, पर एग्रीकल्चर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना चाहता था, सिर्फ 50%। तो यहाँ पे 72% पॉपुलेशन काम करती थी, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था, सिर्फ 50%। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों था कि एग्रीकल्चर में दोबारा ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कौन से ऑक्यूपेशन में इंडल्ज थी, क्या वो एग्रीकल्चर कर रही थी या इंडस्ट्रीज कर रही थी, कहाँ पर वो काम करती थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्रिंसिपल सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। तो हमारी कंट्री की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। और अगर इसे आप कंपेयर करोगे बाकी सारी कंट्रीज के साथ, बाकी सारी डेवलप कंट्रीज के साथ, तो फॉर एग्जांपल अगर यूएसए और यूके को देखें तो उनकी सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर किया करती थी,
जर्मनी की सिर्फ 4% पॉपुलेशन और जापान की सिर्फ 12% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पे इंडल्ज थी। दैट मीन्स इंडिया के कंपैरिजन में बाकी सारी डेवलप कंट्रीज की बहुत कम पॉपुलेशन ही खेती किया करती थी और हमारी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अगर तो इससे इनकम जनरेशन भी उतना हो रहा होता कि 72% पॉपुलेशन अगर काम कर रही है तो इनकम जनरेशन भी 72% हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, सिर्फ 50%। तो हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन खेती किया करती थी जबकि उससे इनकम जनरेशन काफी कम था। फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में हमारी सिर्फ 10% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। और अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी सारी कंट्रीज के साथ, डेवलप कंट्रीज के साथ, तो यूएसए की 32% और यूके इंग्लैंड की 42%। तो मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में ही काम किया करती थी, जबकि इंडिया में सिर्फ 10%, काफी कम रेशियो था इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का। फिर हम बात करते हैं इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंज आना फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री, और ये चेंज काफी इनसिग्निफिकेंट था, मतलब ये चेंज नहीं आ रहा था। तो जब लोगों को ये दिख रहा था कि इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम कर रही है और उसके बाद भी वहां से उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उन्हें अब एग्रीकल्चर को छोड़ के शिफ्ट कर जाना चाहिए था टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगेन रीजन क्या था, क्योंकि बाकी जो तो दो सेक्टर्स थे, दो सेक्टर्स मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर की बात हो रही है, ये दोनों ही हाईली इग्नोर थे, मतलब इस पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं गया था। तो मेजरली पॉपुलेशन कहाँ थी अभी भी, एग्रीकल्चर में। वो बेवकूफ नहीं थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मजा आ रहा था खेती करने पर उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। 85% पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी, और जब आप गांव में रहते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं, आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ता है। साथ में अगर आप चाहो तो आप माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जा सकते थे, बट अर्बन एरियाज में जाने का रहने का खर्चा काफी ज्यादा था, और उसके अलावा वहाँ पे कल्चर डिफरेंस होने की वजह से भी वो लोग वहाँ पे माइग्रेट नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये ऐसा होता था कि हमारे एग्रीकल्चर पे तो बहुत लोग डिपेंडेंट थे, बाकी दो सेक्टर बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे थे, मतलब बहुत ही छोटी स्टेज पे या बहुत ही नेग्लिजिबल स्टेट पे थे। ओके, तो दिस वाज द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इतने सालों तक, लगभग 200 सालों तक राज किया था, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था? सी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सारी फिजिकल चीजें जो आप आसपास देख पाते हो, जो कि आपने बनाई है, जैसे कि लैंड्स और नहीं लैंड, बिल्डिंग्स, जैसे आपके डैम्स, ब्रिजेस, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सब आपके क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कभी ब्रिटिशर्स ने कभी भी ऐसा कोई भी एफर्ट डाला था टू डेवलप अवर इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हाँ, कुछ कुछ किया था उन्होंने, जो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि ये डेवलप करने के पीछे उनका मकसद क्या था। सी, अगर ये हमारी इंडिया है, ओके, अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पर यूके मतलब ब्रिटेन कहाँ पर था? कुछ यहाँ पे था। सी, नाउ इनके बीच में क्या है? समुद्र है, और उनको मेजरली इंडिया से क्या करना था? व्यापार, ट्रेड करना था। तो अगर ये यहाँ से कोई भी सामान यहाँ पर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे लेकर आएंगे? शिप के थ्रू ना। शिप से अगर सामान उतार रहे हैं तो आप तैर के थोड़ी जाओगे कि शिप से सामान उतारा फिर उसे ढोकर आप आ रहे हो, नहीं, आपको पोर्ट चाहिए ना यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या डेवलप किया? पोर्ट। पोर्ट क्यों डेवलप किया? क्योंकि जब शिप आएगी तो उस पर सामान चढ़ाना, लोड करवाना, अनलोड करवाना, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए था? पोर्ट। तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज क्या डेवलप करी थी? पोर्ट। नाउ पोर्ट पे तो सिर्फ सामान यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल जो सामान आया वो आपने पोर्ट पे उतार दिया, लेकिन ये जो सामान यहाँ पर उतरा है वो आप पूरे इंडिया में पहुंचाओगे कैसे? बैलगाड़ी में आप कहाँ तक ही सामान ढो के जा सकते हो। तो फिर उन्होंने क्या डेवलप किया? रेलवेज। तो ये सामान कंट्री के इंटीरियर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने डेवलप की रेलवेज। ठीक है, रेलवेज तो आपको जो सामान है वो कहाँ तक पहुंचाएगी? आपके रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगी ना। वहां से वो सामान आपके गोडाउन में लाना या घर घर तक पहुंचाना, ऐसा ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो फिर उन्होंने डेवलप किया रोडवेज। तो यहाँ से जो रेलवे से सामान आया वो स्टेशन पे उतर गया था, स्टेशन से लेकर आपके गोडाउन तक लाना या हर दुकानों तक वो सामान कैसे पहुंचेगा? जब रोड्स अच्छे होंगे। तो उन्होंने फिर डेवलप किया रोडवेज। और उसके बाद क्योंकि आप इतने बड़े इंडिया पे रूल कर रहे हो और वो भी इतनी दूर से रूल कर रहे हो,
तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के किसी भी कोने में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टीपू सुल्तान ने कुछ रिवॉल्ट कर लिया है या फिर युद्ध घोषित कर दिया है, तो अब उसे लड़ने के लिए आपको मैसेज पहुंचाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपकी आर्मीज है, यहाँ पर आपकी आर्मीज है, इवन यहाँ पर आपकी आर्मीज है, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कोई वॉर होने वाला है, तो भैया सारी सोल्जर्स इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ ताकि हम वॉर लड़ पाए। तो उसके लिए हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने डेवलप किया पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो सिर्फ यही 4 चीजें थी जो कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप करी थी। पहली चीज क्या थी? पोस्ट। तो उनको चाहिए था कि उनका जो ट्रेड है इंडिया में वो बढ़े, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप किए थे। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्स डेवलप किए। उसके बाद वो जो सामान वो इम्पोर्ट करके यहाँ पे लाएंगे, उसे हर एक कंट्री में या इंटीरियर्स ऑफ इंडिया तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? रेलवेज। तो रेलवेज डेवलप कब हुई थी? 1850 में। और पहला जो ट्रेन था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चला था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बॉम्बे टू थाने। नाउ ये किया क्यों किया गया था? ताकि इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में भी उनके सारे फिनिश गुड्स पहुंचाए जा सके। इसके बाद अगेन जो रेलवेज है वो सारे सामान को स्टेशन पे लाके छोड़ती है, तो इसे आपके घरों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? रोड्स चाहिए। तो फिर रोड्स डेवलप किए गए थे, रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ताकि उनके बनाए हुए सामान हर जगह तक पहुंचाए जा सके। और उसके बाद फिर आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से। यहाँ पर जो रोड्स भी डेवलप किए थे ना, वो भी बहुत अच्छे रोड्स नहीं थे, वो सीजनल रोड्स थे। ओके, सीजनल मतलब ऑन ऑल सीजनल रोड्स नहीं थे। कुछ पर्टिकुलर सीजन पे आप उसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर सीजन पे वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हो गई तो अब वहाँ पे पूरी कीचड़ हो जाएगी, फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो वो पक्के रोड तो नहीं हुआ करते थे, कच्चे रोड उन्होंने बनाए थे। तो मतलब ये ऑल सीजनल रोड नहीं थे, ये एक फिक्स सीजन में काम करते थे, और कुछ सीजन में ये एक्सेसिबल नहीं हुआ करते थे। फिर लास्ट में आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अगर कहीं पर कोई भी युद्ध हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने सारे पार्टनर्स तक, ब्रिटेन तक या फिर अपनी आर्मीज तक पहुंचाने के लिए आपको पोस्ट और टेलीग्राफ चाहिए। तो पोस्ट तो आपने चिट्ठी लिखी और वहां तक पहुंचाया, देर लगेगी। टेलीग्राफ उस टाइम पे हुआ करता था, अब तो खैर व्हाट्सएप है, मैसेजेस हम देते हैं, और उस टाइम पे टेलीग्राफ हुआ करता था कि अगर आपको कोई भी मैसेज देना है तो आपने एक मशीन में डाला तो वो सेम मैसेज वहाँ पे प्रिंट होके निकल जाता था, तो इससे भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते थे। तो ये 4 चीजें थी जो कि उन्होंने डेवलप करी थी फॉर अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ इतना ही था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ब्रिटिशर्स की आने की वजह से हमारा कुछ भी अच्छा हुआ था? उन्होंने क्या हमारे लिए कुछ भी अच्छा किया था? तो सी इंटेंशनली भले नहीं किया हो, उन्होंने सोच समझ के हमारा अच्छा भले नहीं किया हो, पर जब वो अपना अच्छा सोच रहे थे तो उस बीच हमारा कुछ कुछ बेटर हो जाता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। तो ऑल्दो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया था कि भैया फोर्स कमर्शियलाइजेशन आप करो। मतलब फोर्स क्या था उन्हें कमर्शियलाइज होने के लिए कि अब आप फूड ग्रेस को छोड़ के कैश क्रॉप्स उगाओ, और उस कैश क्रॉप से भी पर्टिकुलरली आप क्या उगाओ? इंडिगो। तो इससे हालांकि फार्मर्स को नुकसान तो बहुत ही हुआ था, क्योंकि हमारी लैंड की फर्टिलिटी भी जा चुकी थी। अब आपको अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि आपने अगर फूड ग्रेस उगाए होते तो कम से कम आप उसे कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन अब आपने इंडिगो उगाया है तो उसको आपको अच्छी रेट से पहले बेचना पड़ेगा, और फिर मार्केट से फूड ग्रेस परचेज करने पड़ेंगे। तो इससे प्रॉब्लम तो हुई थी, पर इससे हुआ ये कि पहली बार फार्मर्स ने इसको एग्रीकल्चर को कमर्शियल पर्पस की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले तो फार्मर सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे ना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब वो सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना उनके फैमिली कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। उनके पास कुछ बचता ही नहीं था जिसे वो बेचकर मार्केट में पैसा कमा पाए। लेकिन यहाँ से उनका क्या हो गया? कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई थी। अब वो बनाते थे बेचने के ही पर्पज से, अब वो खाने के लिए या सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते थे, तो बेचने के पर्पज से उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जाने अनजाने में कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड जो उन्होंने अच्छा किया वो था न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। से यहाँ पर वो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, जब रेलवेज बनवा रहे थे या जब रोड बनवा रहे थे, तो उन सबको बनाने के लिए हमें लेबर्स चाहिए। और वो लेबर्स क्या वो ब्रिटेन से लेकर आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो वो सारे लेबर्स, सारे वर्कर्स इंडियन हुआ करते थे। तो मतलब ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए उनको कुछ लोगों की, लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, और वो लेबर्स कहाँ के होते थे? इंडिया के ही होते थे, जिसकी वजह से उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। फिर हम तीसरा बात करें तो कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ना कंट्रोल ऑफ फेमाइंस मतलब इससे ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या होता था? फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंडिया है, इंडिया के किसी भी कोने में अगर फसल खराब हो जाती थी
तो वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उनको भूखा मरना पड़ता था। तो फॉर एग्जाम्पल बंगाल में किसी एरिया में क्या हो गया, फसल खराब हो गई, तो अब उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, और ऐसा भी हमारे पास कुछ नहीं था कि हम उसके पास खाना पहुंचा सके, तो वहाँ के लोगों को भूखा मरना पड़ता था, मतलब वहाँ पे फेमाइन आती थी। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि रेलवेज है, तो रेलवेज की वजह से अब ये पॉसिबल था कि हम इजिली कहीं से भी सामान यहाँ पे पहुंचा सकते थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक एरिया में फेमाइन आ भी गया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बंगाल में फेमाइन आया है, वहाँ की फसल खराब हो गई है, तो पंजाब में तो अच्छी खासी फसल हुई है ना, तो हम वहां से वो सारा प्रोडक्शन यहाँ पर पहुंचा सकते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। तो किसी भी इंसान को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जैसे आज हमारे कंट्री में होता है, कई बार अलग अलग एरियाज में बाढ़ आ जाती है या कुछ होता है तो हमारी सारी फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में वहाँ पे फेमाइन नहीं आती, बल्कि इजिली वो सारा सामान हम कहीं और से वहाँ पे मंगवा कर प्रोवाइड कर देते हैं। इवन सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, अगर हम किसी और कंट्री में भी ये प्रॉब्लम आई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कुछ साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, तो उस टाइम पे वो पीसफुल तो बिल्कुल नहीं आया था, बहुत सारे बॉम्ब्स और ये ब्लास्ट किए गए थे, तो उसकी वजह से हुआ ये था कि फसल खराब हो गई थी। तो अब वहां के लोगों को भूखा ना मरना पड़े, इसलिए आसपास के सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, हमने इनको काफी सारे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए थे ताकि वो कुछ खा सके। तो दैट मीन्स अगर आपके पास रेलवेज वगैरह होते हैं तो आप इजिली अनाज वहां तक पहुंचा पाते हो, तो किसी को भी भूखा नहीं मरना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडिया में लार्ज स्केल पे बार्टर सिस्टम चला करता था। सी, कंफ्यूज ये नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रिटिशर्स ने पैसा या मॉनेटरी सिस्टम को चलाया था। मॉनेटरी सिस्टम इससे पहले भी चल रहा था, पर राजा महाराजा लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को यूज किया करते थे एक्सचेंज करने के लिए। और वही गोल्ड या सिल्वर के सिक्के राजा महाराजा तो यूज कर सकते हैं, पर गरीब फैमिली, मिडिल क्लास या जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, वो इन सोने के सिक्कों को यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट। तो लार्ज पूरी सोसाइटी में ये प्रिविलेंट नहीं था। प्रिविलेंट मतलब ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गोल्ड के सिक्कों को यूज नहीं करती थी। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर एलॉय कॉइन लेकर आए थे। एलॉय कॉइन्स क्या थे? ये बहुत महंगी मेटल्स नहीं थी, गोल्ड या सिल्वर के सिक्के नहीं थे, कुछ सस्ती मेटल्स, 3-4 मेटल्स को मिलाकर हमने एक सिक्का बनाया। लाइक आपको पता होगा अभी जो हमारा कॉइन्स चलते हैं, 5 रुपए का सिक्का है, हम बोल देते हैं भले से सिल्वर कॉइन, पर वो सिल्वर है नहीं ना, वो चांदी नहीं है। अगर मैं उसे पिघलाकर एज अ मेटल बेचने के लिए चाहूँ तो मुझे चांदी की कीमत तो नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? एलॉय कॉइन्स है। 3-4 सस्ते मेटल को अगर आप पिघला के एक सिक्का बनाते हो तो उसे कहते हैं एलॉय कॉइन्स। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एलॉय कॉइन्स बनाए, जिसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री में करेंसी का प्रिविलेंस बढ़ने लगा। करेंसी का प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी पूरी कंट्री में मेजरली लोग अब बार्टर सिस्टम नहीं करते थे, अब वो पैसा देकर, करेंसी देकर या लेकर अपनी पेमेंट किया करते थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंट्री में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और वो एक मोनार्की रूल था। मोनार्की रूल का मतलब क्या होता है कि राजा के बाद राजा उसका बेटा ही बनेगा। ठीक है, तो भले ही अकबर बहुत अच्छे राजा थे, अकबर के बेटे थे जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं ना, वो प्यार में कितने ही अच्छे हों, अनारकली सलीम का जितना भी अच्छा चलता हो, लेकिन वो अच्छे रूलर तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ये तो तय ही था कि अकबर के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो वो उनका बेटा ही बनेगा ना। उनके बाद फिर आए थे शाहजहां। शाहजहां ने भले ही ताजमहल बनाया हो, अगेन वो प्यार मोहब्बत में बड़े भले ही अच्छे हो, पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी खराब था। उन्हीं के टाइम पीरियड में तो हमारी कंट्री से कोहिनूर चला गया था। तो ना ये चीजें क्या थी कि राजा कितना ही, मतलब अगर उनका बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो, पर राजा तो उनका बेटा ही बनेगा। तो ये सिस्टम आज तक चलता आता अगर ब्रिटिशर्स बीच में नहीं आते। तो उन्होंने हमें क्या इंट्रोड्यूस किया? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन हम आज भी फॉलो करते हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, लाइक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सब जो सिस्टम आज चल रहा है वो इसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो हमने उन्हीं को ही थोड़ा सा, उनकी लेगेसी हमने यहाँ पे फॉलो की है। ओके, तो ये सारी पॉजिटिव चीजें थी जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे की। फर्स्ट, उन्होंने फार्मर्स को कमर्शियल आउटलुक दिया। फार्मर्स सब पैसा कमाने के लिए खेती करने लग गए थे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। इसके अलावा यहाँ पे फेमाइंस कंट्रोल हुए रेलवेज के आने की वजह से। इसके अलावा मॉनेटरी सिस्टम, मतलब मनी का यूज बढ़ने लगा। और एट लास्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी काफी अच्छा दिया था। लास्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो इंडिया में रेलवेज का आना क्या अच्छी बात थी या बुरी बात थी? तो उसके दोनों ही इफेक्ट्स थे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट में सबसे पहला आता है फैसिलिटेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्रीज।
तो उसने इंडस्ट्रीज को फायदा दिया कि अब उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ईजी हो गया था। सी हालांकि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को लाया था सिर्फ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो वो चाहते थे सिर्फ ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ पर आए, या यहाँ पर वो जो रॉ मटेरियल्स बनवा रहे हैं वो ब्रिटेन में पहुंचा सके। लेकिन भले ही उन्होंने बनाया अपने लिए था, पर इंडियंस भी तो उसे यूज करते ही थे ना। वो अलग बात है कि उन्हें टिकट थोड़ी महंगी खरीदनी पड़ती थी या जो भी है, पर वो उसे यूज तो करते थे। तो अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, उन्हें भी कोई सामान एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है, तो रेलवेज की हेल्प से वो कर सकते थे। सी एक्सपोर्ट करना है तो वो जाएगा तो शिप के थ्रू ही, पर आप पोर्ट तक तो रेलवे के थ्रू ही पहुंचाओगे ना। या कोई सामान अगर आ रहा है तो वो पोर्ट पे उतरेगा, लेकिन पोर्ट से फिर अपने गोडाउन तक लाने में आपको रेलवेज और रोडवेज लगेंगे। ओके, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो गया था फॉर द इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके रेलवेज के आने की वजह से एग्रीकल्चर को भी काफी सारी हेल्प मिली थी। बिकॉज नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एरिया में एक फार्मर हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन किया वो यहाँ पर काफी कम दाम में बिक रहा है, मतलब यहाँ पे लोग खरीद ही नहीं रहे हैं या बोल रहे हैं हम तो सिर्फ इसका 10 रुपए किलो में ही लेंगे, इससे ज्यादा हम पैसे देंगे ही नहीं। तो पहले क्या होता था, क्योंकि रेलवेज नहीं थी तो फार्मर्स के पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें वहीं पर ही बेचना पड़ता था। चाहे उनको फेयर प्राइस मिल रहा हो या फिर उनको फेयर प्राइस नहीं मिल रहा हो, वो वहीं पर ही बेच दिया करते थे। तो उनको काफी लॉस फेस करना पड़ता था। पर अब क्या हो गया, अब रेलवेज। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ दो ही थे, पर ये दो इतने खतरनाक थे कि इसी ने ही हमारे पूरी इंडिया के हालात बहुत खराब कर दिए थे। नाउ फर्स्ट इज, उन्होंने क्या किया था, रेलवेज के आने की वजह से हमारे इंडिया की इंटीरियर पार्ट्स बन चुके थे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ फिनिश गुड। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इंडिया है और यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे समुद्र है, और उन्हें चाहिए कि हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल वो लेकर जाए अपने ब्रिटेन में, तो यहाँ पर शिप आएगी और शिप में हमें सारे रॉ मटेरियल चढ़ाने हैं। तो पहले जब रेलवेज नहीं हुआ करते थे तो एट मैक्सिमम यहाँ आसपास के रॉ मटेरियल से यहाँ तक पहुंचा जाते थे और फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाता था टू द ब्रिटेन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि अब यहाँ पे रेलवेज आ चुकी थी, तो रेलवेज की हेल्प से आप जहां से चाहो वहां से, मतलब इंटीरियर्स ऑफ इंडिया से भी आप रॉ मटेरियल्स मंगवा सकते थे। तो अब इंटीरियर्स ऑफ इंडिया बन चुका था सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब सारे ही एरियाज अब रॉ मटेरियल का सोर्स बन चुके थे, तो हर जगह से रॉ मटेरियल मंगवाया जाता था। मार्केट ऑफ फिनिश गुड, मतलब ये रॉ मटेरियल से जब ब्रिटेन में प्रोडक्शन होगा और वहां पे कोई सामान बनेगा, फिनिश गुड बनेगा, तो वही सामान फिर वो वापस इंडिया आता था। तो जब ये शिप के थ्रू आएगा और ये शिप से सामान हम यहाँ उतारते थे, तो पहले जब रेलवेज नहीं हुआ करती थी तो अगेन ये सारा सामान बस आसपास ही बेचा जाता था, क्योंकि रेलवेज अगर है नहीं तो बैलगाड़ी में आप कहाँ तक ही ढोकर जा सकते हो, तो ये आसपास के एरियाज में ही बेचा जाता था। पर अब रेलवेज के आने के बाद इजीली आप इंटीरियर्स ऑफ इंडिया चाहे जहाँ चाहो वहां पर आप ये सामान बेच सकते हो। तो मतलब अब इंटीरियर्स ऑफ इंडिया भी बन चुका था मार्केट ऑफ फिनिश गुड। तो ब्रिटेन में जो फिनिश गुड बने हैं वो हर जगह बिकना स्टार्ट हो चुके थे। तो ये था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेलवेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो अब अगर फार्मर्स को अपने एरिया पे फेयर प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी और एरिया में जाकर रेलवेज के थ्रू वहां पर अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहां पर बेच सकते हैं इन द फेयर प्राइसेस। फिर हम बात करते हैं थर्ड, विच इज कल्चरल एफिनिटी एंड कॉन्टेक्ट्स। सी आज के टाइम पे भी अगर रेलवेज नहीं होते तो काफी सारे रिश्तेदार ऐसे होते जिनसे आप कभी मिल ही नहीं पाते, आप उन्हें लाइफ टाइम कभी देख ही नहीं पाते, या फिर कभी एक बार उन्हें देखा था पर फिर कभी नहीं देखा। इवन आज ट्रेन के थ्रू, रेलवेज के थ्रू अगर कोई 2-3 घंटे का भी रास्ता है तो उसे कवर करने के लिए आपको कई दिन लग जाते, कई महीने लग जाते, तो जिसकी वजह से लोगों से मिलना काफी मुश्किल हो जाता। तो ये रेलवे ने क्या किया है, कल्चरल एफिनिटीज मतलब रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया है, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग किए हैं और आपको उनके कांटेक्ट में रखा है। लास्ट इज फेमाइन कंट्रोल, ये तो हम देख ही चुके हैं। अगर पहले किसी एक एरिया में फसल खराब होती थी तो वहाँ पे खाना ना होने की वजह से लोग भूखे मर जाते थे, पर अब अगर यहाँ की फसल खराब हुई है तो हम किसी और एरिया से इजिली रेलवेज की हेल्प से यहाँ पे सामान पहुंचा सकते हैं, तो किसी को भी भूखा मरना नहीं पड़ता, तो फेमाइन्स फिर नहीं आई।